नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। दोस्तों, हमने यूके पीएससी की तैयारी के लिए पीवाईक्यू आधारित जो सीरीज शुरू की थी, उसमें हम भारत की राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी यूनिट को क्रमवार और कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से पढ़ रहे हैं। आज हम उस सीरीज के सेकंड चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। इस चैप्टर में हम भारतीय संविधान के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां और नागरिकता। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक से जुड़े यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। हर प्रश्न का सही उत्तर, उसका स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। यह वीडियो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की बेस बिल्डिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सच में यूके पीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के पीवाईक्यू के जरिए भारतीय संविधान और राज व्यवस्था को गहराई से समझते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये पूछ रहा है अंतर्राज्यीय परिषद होती क्या है। तो अंतर्राज्यीय परिषद अगर है तो ये एक संवैधानिक संस्था है। क्यों संवैधानिक संस्था है? क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वह यही पूछ रहा है कि हाँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका, ये देखिए ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 360। क्या ये 360 के अंतर्गत हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद 360 है ये आपका रिलेटेड है किससे? ये आपका है वित्तीय आपात से। ठीक है, जब वित्तीय आपातकाल है उससे संबंधित है अनुच्छेद 360। वैसे ही जो बी ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है आपका आर्टिकल 263। तो जो 263 है इसका संबंध है आपका किससे? अंतर्राज्यीय परिषद से। अब आप देखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है, लिखा गया है यहाँ। इसका गठन कौन करता है? इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? कि राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग करना। इसका जो पदेन आपका अध्यक्ष होगा वो पदेन अध्यक्ष होता है आपका, जो भी आपका वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो आप ये देखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद, अब ये देखिए इसका प्रथम गठन कब किया गया? 1990 में इसका प्रथम गठन किया गया। देखिए संविधान में तो उल्लेखित था कि अंतर्राज्यीय परिषद होनी चाहिए, पर जब हमने अगर इसका जब गठन किया तो हमने इस अनुच्छेद के अनुसार इसका गठन 1990 में पहली बार किया, और वो भी किसकी सिफारिश पर? एक आयोग बनाया गया था, सरकारी आयोग, उसकी सिफारिश पर बनाया गया। ठीक है, तो इसमें और इसके कार्य क्या क्या होते हैं? इसका कार्य एक तो ये मुख्य रूप से ये होता है कि जो दो राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है उसकी सूचना राष्ट्रपति तक देना। एक दूसरा क्या है? समन्वय बनाना दो राज्यों के बीच, आपसी सहयोग बनाना, ये सब इसके कार्य हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन इसमें क्या लिखा था? तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? इसका आंसर हो गया आपका 263। अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद है। इसके बाद ऑप्शन सी दिया गया था इसमें कि आर्टिकल 365। तो देखिए जो आर्टिकल 365 है, तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है। जो आर्टिकल 365 है, 365 में आप एक शब्द याद रखें, वो शब्द है आपका अवहेलना। क्या है? अवहेलना। ठीक, किसकी अवहेलना? ये देखिए, सेंटर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने राज्य को कोई कार्य दिया, ठीक है, स्टेट को कोई कार्य दिया, स्टेट ने उस कार्य को न मानते हुए, उस निर्देश को न मानते हुए उसकी अवहेलना करी, तो क्या होता है कि सेंटर के पास अब एक चारा बचता है कि वो अपने निर्देशों की अवहेलना होने पर स्टेट पे 356 लगा दे। 356 लगा सकता है क्या? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो आप ये इसमें एक शब्द याद रखेंगे आप, अवहेलना। तो क्या है कि 365 जो अनुच्छेद है वो 356 को खोलने का द्वार माना जाता है, कि जैसे ही 365 हुआ, अवहेलना हुई, तो 356 का लगना तय हो जाता है। ठीक, तो ये आपका आप याद रखेंगे 365 क्या है कि केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना अगर कभी भी कोई राज्य सरकार करती है तो केंद्र सरकार 356 के तहत उस पर क्या लगा सकती है? राष्ट्रपति शासन लगा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क, ठीक, क्या बोल रहा है कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे उनका मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखेंगे हम, इस ऑप्शन ए है प्रस्तावना, बी है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और डी क्या है, द फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में इनका मस्तिष्क परिलक्षित होता है, हाँ होता है। सिर्फ मौलिक अधिकारों में होता है क्या, होता तो इसमें भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में भी होता है। तो इनका मिला जुला रूप कहाँ मिलेगा आपको सबका, किसमें मिलेगा, प्रस्तावना में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ए प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना ही तो है कि प्रस्तावना में सब चीज़ वही तो लिखी है जो पूरे संविधान का हमारी क्रक्स है या समरी है, वो किससे परिलक्षित होती है, तो वो परिलक्षित होती है प्रस्तावना से, कि हाँ हमारे संविधान में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, क्या क्या किस बेस पे हमने क्या पूरा संविधान का निर्माण किया गया है। तो वो क्या होता है, वो मुखड़ा है। मुखड़ा क्या है, प्रस्तावना है। तो सारा का सारा मस्तिष्क एक छोटे छोटे शब्दों में किसमें लिखा गया है, प्रस्तावना में लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, प्रस्तावना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क परिलक्षित होता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के क्या हैं, आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित होती है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये याद रखा जाना चाहिए आपके द्वारा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसके द्वारा कहा गया, ये पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, किसके द्वारा ऐसा कहा गया था। तो किसके द्वारा कहा गया, ये क्या कहा गया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा। क्या कहा गया, संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। अब देखो दो चीजें हैं, अगर वो आपसे पूछ रहा है कौन सा, कि अभी अगर वर्तमान का पूछ रहा है कि कौन से शब्द हैं, और एक चीज पूछ रहा है कि जिस समय हमने अब हमारा जो अंगीकृत किया था अपना संविधान उस समय कौन सा, जिसको हम मूल संविधान कहते हैं। उसके बाद संशोधन होने के बाद तो बहुत से शब्द जुड़े हैं, बहुत से आर्टिकल जुड़े हैं, बहुत से आर्टिकल निरसित हो गए हैं। तो अभी जो मूल है, जो अभी वर्तमान है और जो उस समय मूल था, तो उन दोनों में क्या अंतर रहा। तो देखना कि 26 नवंबर 1949 को भारत एक गणतंत्र तो था ही, ठीक है, तो ये एक तो है, ये तो आपका सिर्फ सम्मिलित नहीं है पूछ रहा ना, ये शब्द तो था, ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिए। एक यहाँ भी हट गया, एक यहाँ भी हट गया। अब हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, इन दोनों में से एक आना चाहिए। देखो विश्वसनीय जो शब्द है ये ना तब था ना अब है। समाजवादी शब्द जो है ये अब तो है, वर्तमान में तो है, पर क्या 26 नवंबर 1949 को था, नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो समाजवादी शब्द है ना ये कब जुड़ा, ये जुड़ा आपका 42वां संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो इसमें 3 शब्द जुड़े थे, ठीक, कौन कौन से जुड़े थे, समाजवादी जुड़ा था, एक जुड़ा था पंथ निरपेक्ष, और एक जुड़ा था अखंडता। तो ये जो शब्द है, जो 3 ऑप्शन है, ये भी नहीं था, ठीक है, उस समय। चौथा जो दिया गया है कि नॉन रिलीजियस मतलब गैर धार्मिक, ये भी नहीं था। कब, 26 नवंबर 1949 को वाले जो अंगीकृत जिस समय हमने संविधान किया था, तो उस समय प्रस्तावना में न विश्वसनीय शब्द था, न समाजवादी शब्द था, ना ही कौन सा शब्द था, गैर धार्मिक शब्द था। और गणतंत्र शब्द जो था वो तो उस समय भी था और अभी भी है। तो क्या हो गया आपका 2, 3, 4 को ये जो है इनको पता करिए कि ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया आपका बी ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए 2, 3 और 4। देखो गणतंत्र मतलब होता क्या है, देखो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट दिया है, गणतंत्र मतलब क्या होता है कि जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। वो कोई क्या है, वंशवादी तरीके से हमारा देश नहीं चल रहा है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन होता है, हर 5 साल में उनका निर्वाचन होता है, बशर्ते वो आप दोबारा भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, पर होता क्या है, निर्वाचन होता है, ठीक है। अगर हम चाहें तो वो आपका राष्ट्रपति बन सकता है और जब भी चाहें तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो ये क्या है, यही गणतंत्र की पहचान होती है, ठीक। तो इसका क्या आंसर हो गया आपका, बी हो गया 2, 3 और 4। देखो एक्सप्लेनेशन देखो, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश की गई थी तथा संविधान सभा द्वारा अपनाई गई।
इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो अभी जब पूछा जाएगा वर्तमान में क्या है भाई, वर्तमान में देखो समाजवादी शब्द भी है, पंथ निरपेक्ष भी है और अखंडता भी है। उस समय कौन सा था, देखो गणतंत्र तो था ही, जो समाजवादी, विश्वसनीय और गैर धार्मिक ये नहीं था। तो इस तरीके से आपको जो ऑप्शन से आंसर तक पहुंचना है। एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी समझदारी से के साथ पढ़ेंगे कि जिससे कोई भी क्वेश्चन, पॉलिटी का तो खास तौर पर क्वेश्चन गलत होना भी नहीं चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है देखिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। अब इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें क्या दिया गया है, न्यू स्टेट दिया गया है ना, तो न्यू स्टेट मतलब नया राज्य। अब अगर देखिए कि हम महाराष्ट्र में एक विदर्भ की बात चल रही है कि विदर्भ अपने को अलग सा राज्य चाहता है, ठीक बात है, पर जो महाराज्य का भूक्षेत्र है वो अब पहले से क्या है, भारत में ही है। तो क्या हम उसको नया राज्य का नाम और नए राज्य की सीमा बना करके तो दे रहे हैं, पर वो भूभाग कौन सा है, हमारा पहले से जो हमारा भाग है वही है। पर नया राज्य कैसे बनेगा, नया राज्य ऐसे बनेगा जैसे अगर हमने कोई नेपाल का क्षेत्र ले लिया, पाकिस्तान का कोई क्षेत्र ले लिया या बांग्लादेश का कोई क्षेत्र ले लिया। अब हमने जब अपनी सीमा से बाहर किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया तो हम उसको नया स्टेट बना सकते हैं, ठीक बात है। नया स्टेट जब हम बनाएंगे तो वो ये उस आर्टिकल की बात कर रहा है, ठीक। तो अब देखो इसका आंसर देखेंगे, नए राज्य की बात कर रहा है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है भाई, संघ और राज्य की क्या दी गई है, इसमें परिभाषा दी गई है कि हाँ भाई हमारा जो संघ है उसका नाम, राज्य, क्षेत्र और बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये है आपका आर्टिकल 1 में। 2 में दिया गया है कि अगर हम क्या करते हैं, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना दिया गया है। नए राज्यों का प्रवेश, कौन सा वाला नए राज्य, अगर जिसको हम अर्जित कर लेते हैं, जैसे सिक्किम को हमने अर्जित करा था, सिक्किम हमारे पास आया, उसके बाद 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम का हमारे भारत में विलय हुआ, 36वें संविधान संशोधन में हमने सिक्किम को एक राज्य बना दिया। तो ये किसके अंतर्गत हुआ, आर्टिकल 2 के अंतर्गत हुआ, क्योंकि उस समय तक सिक्किम हमारे पास नहीं था, ठीक बात है। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, नए राज्यों की बात कर रहा है। जो सी ऑप्शन है इसमें दिया गया है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं के नाम जो वर्तमान का ही है, हमारे नए राज्य बन गया, मतलब हमारा उत्तराखंड नया राज्य बन गया। पर था क्या, संयुक्त प्रांत में पहले से था या उत्तर प्रदेश में पहले से था, हमने कोई नया अर्जित नहीं करा है उत्तराखंड को। तो ये किसके अंतर्गत आया, ये देश की सीमा के अंतर्गत ही हो रहा है, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और आर्टिकल 4 के अंतर्गत क्या आता है कि ये 368 में क्या होगा, उपबंधित नहीं होगा, मतलब 368 के अनुसार इसमें कोई 368 की मतलब इसमें आपको संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या बोलते हैं कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों का क्या रहता है, उल्लेखन रहता है, किसमें, आर्टिकल 4 में, ठीक। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। 3 क्या बोल रहा है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन, ठीक है। इसमें ये नया राज्य कौन सा वाला है, इसका जो नया राज्य है वो क्या है, हमारे किसी स्टेट से ही नया राज्य बना दिया, ठीक। 4 में क्या है कि देखो 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां बताई गई है और किसको बोला गया है कि ये 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, संविधान संशोधन ये नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, अभी देखो अब इसमें यह है कि अगर ये पूछ लिया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल कितनी भाषाएं थी, तो कितनी थी उस समय, 14 थी, ठीक। उसके बाद संशोधन होने के बाद एक बार 1 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 22 हो गई। तो क्या आंसर होना चाहिए, डी, ठीक। अब इसे समझते हैं, मूल संविधान में थी 14 भाषा, ठीक। इसके बाद 3 संविधान संशोधन होते हैं अलग अलग समय में। एक तो होता है आपका 21वां संविधान संशोधन, दूसरा होता है आपका 71वां संविधान संशोधन, तीसरा होता है आपका ये 21 और 71 को आप जोड़ लें तो ये क्या होता है आपका 92वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत 21वें संविधान संशोधन में एक भाषा जुड़ती है जिसका नाम था सिंधी, ठीक। कौन सी भाषा जुड़ी, सिंधी। जो 71वां संविधान संशोधन है इसमें 3 भाषाएं जुड़ी, इसमें जुड़ी आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये क्या हो गया, KMN,
ठीक है, तो इस छोटे छोटे कीवर्ड से आप याद रखेंगे। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 4 भाषाएं जुड़ी। वो कौन कौन सी जुड़ी आपकी? BDMS एक कोर्स होता है शायद मेडिकल में, ठीक है। तो क्या हो गया ये? BDMS। तो ये क्या हो गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो ये क्या हो गई आपकी? मैंने बता दिया। अब इसके साथ आप जोड़े, पहले 14 थी, इसमें 1 जुड़ी, इसमें 3 जुड़ी और इसमें 4 जुड़ी, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई ये 22, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक, 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधनों द्वारा 8 भाषाएं और जोड़ी गई। अब इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में किए गए संशोधनों और उसमें जोड़ी गई भाषाएं निम्नलिखित हैं। देखो, 21वां संविधान संशोधन मैंने बताया था, फिर 71वां संविधान संशोधन, और फिर क्या था? 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92 में जो हुआ था 71वां संविधान संशोधन, इसमें कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 1967 में सिंधी जुड़ी थी। देखो, SKMN, इसमें क्या हो गया? BDM और S, ठीक। तो इस तरीके से याद करते हुए चलना, छोटे छोटे की पॉइंट बनाते हुए। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, किसमें है? आर्टिकल 17 में है। तो इसका आंसर अगर हम ढूंढना चाहें तो हमको पहले ही ऑप्शन दिख रहा है कि आर्टिकल 17 क्या कहता है? कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। और आर्टिकल, अब 18 क्या है? 18 क्यों नहीं है इसका आंसर? क्योंकि 18 में क्या दिया गया है? उपाधियों का अंत दिया गया है। 23 में क्या है आपका? मानव तस्करी वाला दिया गया है। 24 में क्या है कि जो ये 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध है ना अधिकार। तो ये 24 में क्या दिया गया है कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं ना, इनको खतरनाक जगह, खतरनाक फैक्ट्री हो गई, जैसे बारूद की फैक्ट्री हो गई, पटाखे की फैक्ट्री हो गई, केमिकल रसायन की फैक्ट्रियों में काम कराना क्या रहेगा? इलीगल रहेगा। अगर ऐसा कोई मालिक पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध क्या होगी? कानूनी कार्यवाही होती है। तो अब ये देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किस में दिया गया है? 17 में दिया गया है। जबकि जो 18 है उसमें क्या दिया गया है? उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 23 और 24 क्या है? क्रमशः देखो, बेगार तथा मानव दुर्व्यापार का अंत किया गया है किसमें? 23 में। और 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जोखिम पूर्ण कार्यों में काम का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या बोलते हैं? इसको जुडिशल रिव्यू बोलते हैं। होता क्या है जुडिशल रिव्यू? तो जुडिशल रिव्यू होता है आपका कि जब भी हमारा केंद्र या कोई स्टेट कोई ऐसा कानून बनाता है जिसकी विवेचना करनी जरूरी हो जाती है, और उसकी विवेचना कौन करता है? आपका हमारा करता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसकी विवेचना करता है। और अगर उसकी विवेचना में ये पाया गया कि ये किसी न किसी हमारे मौलिक अधिकार या किसी भी अधिकार की अगर ये अवहेलना कर रहे हों, तो उस विधि को शून्य कर दिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू इसे कहा जाता है कि किसी भी नए बने विधि या कानून की विवेचना करना और उसमें अगर देखना कि तर्कसंगत है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखो 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। 13 हो गया, एक हो गया 32 और एक होता है आपका 226। ठीक है, 226 किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए है। 32 किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और जो 13 है ये हाई कोर्ट के लिए भी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। ये तो चलो है ही है। ठीक, तो किससे लिया गया है? देखो पूछा क्या गया है कि लिया किससे गया है? तो क्या ब्रिटेन से लिया गया है? नहीं। फ्रांस से लिया गया है? नहीं। ये लिया गया है आपका USA से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये देखिए इसका आंसर होना चाहिए आपका C, USA से। ठीक है, तो ये देखिए कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मारबरी बनाम मेडिसन, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, मारबरी बनाम मेडिसन वाद जो रहा, कहाँ रहा? अमेरिका में रहा। किसके लिए रहा? आपका जुडिशरी रिव्यू के लिए रहा। मामले में चीफ जस्टिस मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित उपबंध कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 13 हो गया, 32 हो गया और 226 हो गया। 32 में क्या है? आप रिट जारी कर सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट, और मौलिक अधिकारों का जो हमारा क्या है संरक्षण करता है, कौन करता है? 32 करता है। क्या बोला गया है 32 में? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, भारत भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का परिवर्तित कराने के लिए उपचार किया गया है इसमें। ठीक,
और 226 क्या है, रिट जारी कर सकता है कौन, ये कर सकता है आपका हाई कोर्ट जारी कर सकता है इसमें। और 13 में क्या कहा गया है कि मूल अधिकार, जो 13 है इसमें बोला गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली क्या विधियां सारी की सारी शून्य होंगी। तो कौन पता करेगा कि ये असंगत हैं, इसे पता करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्राध्यक्ष कौन है हमारे, क्या प्रधानमंत्री को हम राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं, नहीं, किसे बोलते हैं, राष्ट्रपति को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए क्या, नहीं। देश की संसद होनी चाहिए, नहीं। क्या होना चाहिए आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो यही इसको क्या बता रही है, हमारी राष्ट्राध्यक्ष बना रही है, अतः वह राष्ट्र का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखो, निवारक निरोध जो होता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत आता है। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, ये संघ सूची में आता है, हाँ आता है, राज्य सूची में आता है, हाँ आता है। तो जब इन दोनों में आ रहा है तो किस में होना चाहिए इसे, तो ये किस में है, समवर्ती सूची में है। ठीक, तो इसका आंसर होना चाहिए समवर्ती सूची। तो निवारक निरोध विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में भी किसमें, तीसरे नंबर पर कौन सी है, समवर्ती सूची है। पहली हो गई यूनियन, दूसरी हो गई स्टेट, जो हमारी तीसरी होती है क्या, कंकरेंटली। इसके बाद अलावा एक और आती है, वो अवशिष्ट शक्तियाँ आती है। ठीक, तो अवशिष्ट शक्तियाँ सारी की सारी किसमें होती हैं, केंद्र के पास होती हैं। तो इसमें क्यों बताया गया है कि देखो, अगर देश से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो वहां पर क्या लगता है, निवारक निरोध स्टेट लगा लेता है, आपका वो लगा लेता है, केंद्र लगा लेता है। पर अगर राज्य से संबंधित कि राज्य में कहीं दंगा कोई भड़का रहा हो या कुछ हो, तो उसमें राज्य पुलिस आपको, जो राज्य आपकी राज्य सरकार है वो निवारक निरोध लगा सकती है। इसलिए दोनों को ये दिया गया है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका समवर्ती सूची। नेक्स्ट है आपका देखो, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये क्या पूछ रहे हैं वर्तमान में, इसका मतलब मूल संविधान में अलग रही होंगी। तो मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में थी 8, और वर्तमान में कितनी है, उसमें 4 जोड़ दीजिए तो ये हो गई आपकी 12। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, बाद में संशोधन द्वारा 4 सूची और जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो अब इन्हें देख लेते हैं एक बार। ये देखिए आप, ये है हमारी अनुसूचियां। तो अनुसूचियां देखो 12 हैं। किस तरीके से याद करेंगे, बहुत बड़े बड़े शब्द याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन सही करके जाना है और आपके समझ में आना चाहिए कि हाँ ये है। ठीक, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो कि जो क्या है, तो पहले अनुसूची में क्या है, संघ की बात करी गई है, दूसरे में वेतन की बात है, तीसरे में शपथ है, चौथा में क्या है, राज्यसभा की सीट है, पांचवें में SC ST के लिए कानून है। ठीक है, छठे में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में भी कौन सा, जो असम, आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए उपबंध किए गए हैं। 7वां जो अनुसूची है उसमें शक्ति विभाजन है, किसका, वही संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां, ये किसमें है, आपके 7वीं अनुसूची में है। 8वीं में क्या है, भाषा की बात कही है, पहले क्या थी, 14 भाषा थी, अभी कितनी है, 22 भाषाएं हैं। 9वीं क्या है, लैंड रिफॉर्म मतलब भूमि सुधार की बात कही है। और ये कब हुई थी, ये फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था, उससे जुड़ा क्या, लैंड रिफॉर्म, क्या, कौन सी, 9वीं अनुसूची जुड़ी। जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो वो है आपके, इसमें एक संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या जुड़ा था, दल बदल कानून। तो ये किस में आ गया, आपका 10वीं अनुसूची में आ गया। 11 में आपका ग्राम पंचायत है और 12 में क्या है, नगर पालिका है। ठीक है, तो ये 73 और 74, ये क्रमशः 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन इसमें रहा था। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। देखो एक एक शब्द से आपको पूरा का पूरा याद रखना है। पहला संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा, 5वां SC ST, आपका 6वां नॉर्थ ईस्ट के लिए है, 7वां शक्ति विभाजन है, 8वां भाषा है, 9वां क्या है, भूमि सुधार है, 10वां दल बदल है, 11वां क्या है, ग्राम पंचायत, 12वां नगर निगम। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब इसमें क्या दिया गया, देखो सूची 1 दी गई है, देखो SR बोम्मई वाद जो है आपका, SR बोम्मई बनाम भारत संघ, फिर PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य। जो PV नरसिम्हा राव वाला रहा, तो इसे याद रखना, जो PV नरसिम्हा राव के समय था तो उस समय विशेषाधिकारों की बात की गई थी। तो विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद में आते हैं, 105 में आते हैं। तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक, अब देख रहे हैं अन्य ऑप्शन क्या है, कि जो क्या है, ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ल,
ठीक है। और चौथा क्या है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर क्या है आपका, तो ये है देखिए कि AR जो बोम्मई बनाम भारत संघ था, तो ये अनुच्छेद कौन सा है, 356 क्या होता है, राष्ट्रपति शासन वाला। PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य सरकार, ऐसे ही याद करना, ये किस में है, अनुच्छेद 105 कौन सा आपका, जो ये सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, इनके विशेषाधिकारों से संबंधित रहा। जो ADM जबलपुर और शिवाकांत शुक्ल वाला था, ये आर्टिकल कौन सा है, 21 कौन सा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और लिली थॉमस वाला, और किसके लिए, लिली थॉमस बनाम भारत संघ का है, यह आपका किसका है, UCC वाला जो है आपका, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। ठीक, तो याद करते हुए चलना। नेक्स्ट आपका देखो, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये कौन सा है आपका, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की कि संविधान का एक मूल ढांचा होना चाहिए, मूल ढांचा जो है, तो ये आया था आपका 1973 में। कौन से वाला का, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका आंसर होगा आपका C, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था। तो आप देखें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट के विवाद में सर्वप्रथम यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट देखें कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है। अब जो उधार लेने वाली बात है ना, ये कहाँ है आपके, ये आपके अनुच्छेद 292 में है। तो ये क्या है आपका आंसर, क्या होना चाहिए इसका, आर्टिकल 292। ठीक, अब ये देखें कि 290 जो अनुच्छेद है वो क्या बोल रहा है, देखो, कुछ व्ययों और पेंशनों से संबंध में समायोजन हो गया। अनुच्छेद 290 को बोलता है कि निधियों को वार्षिक संदायक, मतलब कैसे देना है निधियों को, वार्षिक में कैसा वितरण होना चाहिए। 291 क्या बोलता है, शासकों की निजी थैली की राशि होती है कि हाँ भाई, जो इनके आपका निजी आपके जो संपत्ति होती है। 292 देखो, भारत सरकार द्वारा उधार लेना आ गया ना आपका, देखो उधार लेना कहाँ है, कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना किसमें है, तो अनुच्छेद 292 में है। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या हो गया आपका, आर्टिकल 292। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है, जिसमें यह निर्दिष्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत के संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमा के भीतर यदि कोई हो जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा नियत करे उधार लेने, और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए देने तक है। मतलब देखो, ये कितनी क्लिष्ट भाषा है, तो मैं इसका सीधा सीधा सा बात है कि भारत सरकार को उधार लेना है, आपका आर्टिकल 292, बात खत्म। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू पॉइंट चलते रहिए। 260 क्या है, तो 260 क्या है आपका, कि जो भारत के बाहर के राज्य है ना, उनसे संबंधित संघ के बारे में अधिकारिता की बात करी गई है कि हाँ, कि यार हमारे अधिकारिता भारत संघ के बाहर भी है कि नहीं है। ठीक, 265 में क्या बात कही, ये इंपॉर्टेंट है आपका 265 अनुच्छेद। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके विधि बनी नहीं है और आपने कोई टैक्स लगा लिया। आपको टैक्स पहले विधि बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको पास कराएंगे, तब जाके आप किसी पे कोई भी टैक्स, चाहे आपका 20 पैसा भी टैक्स लेना होगा ना, तो उसके लिए क्या है, प्राधिकार के बिना करों के कोई भी अधिरोपण किया जाना मतलब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये किसमें है, अनुच्छेद 265 में। ऐसा नहीं है कि सरकार अभी चाहेगी, बोलेगी मुझे 15 पैसे आपको टैक्स बढ़ाना है, नहीं बढ़ा सकती है, जब तक क्या होगा, प्राधिकार उनको नहीं मिलेगा, तो वो भी संसद से। ठीक, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 265। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 9 क संबंधित है। देखो, अब आपको पता है कि 9 किससे, जो भारतीय भाग 9 में क्या है, ग्राम पंचायत है, तो 9 क में क्या होगा आपका, नगर पालिका होगी। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, नगर पालिकाओं से संबंधित है क्या, भारतीय भाग का भाग जो है संविधान का भाग 9 क या 9A हम जिसे बोलते हैं। तो भारत के संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9A अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, 243 का P से Z एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ये सारे जो आपका नगर पालिका है किस में आती है, आपकी 12वीं अनुसूची में आती है। 11वीं अनुसूची में क्या आती है आपकी, वो आती है आपकी पंचायतें, ग्राम पंचायतें। नेक्स्ट देखो,
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने हेतु निर्देशित किया गया है? अब देखें कि आपका आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, ठीक बात है। तो ये क्या हो गया? ये तो आपका मूल अधिकार हो गया। तो ग्राम पंचायत की तो इसमें बात है ही नहीं। दूसरा क्या दिया गया है कि आर्टिकल 40 की बिल्कुल ठीक बात है कि जो आर्टिकल 40 है ना, इसी में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है इसे। ठीक है। तीसरा क्या दिया गया है आपका? 48 दिया गया है। तो 48 में क्या है? देखो आर्टिकल 48 में क्या दिया गया है? कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है। फिर इसके साथ साथ 48 में 48 को भी जोड़ा गया। ठीक है। इसमें क्या कहा गया? पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात हुई इसमें। ठीक। तो पर्यावरण संरक्षण किस में है? 48 क में है। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है? कब हुआ था ये? जो 48 क जुड़ा, ये जुड़ा आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 51 की बात करते हैं तो 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद 51 में। एक्सप्लेनेशन देखें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने हेतु निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 जो है के अंतर्गत उल्लेखित है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें उनके अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा, जिससे वह एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो इसके बाद ही तो जब ये अनुच्छेद 40 में दिया गया था ना, तो इसके बाद इन पे हमारे स्वतंत्रता के बाद बोला गया था कि देखो हमें उठाना है, इसका गठन करना है। पर इसका गठन करते 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 संवैधानिक बॉडी इसको बनाते बनाते 1993 में लग गया। तो 1992-93 में से हमारे क्या हुआ? ग्राम पंचायतों का गठन स्टार्ट होने लगा। तो अब ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 243 के अंतर्गत ये आता है। आपने देखा होगा ग्राम पंचायत बनती है हमारी। ग्राम में प्रधान, आपके जो वार्ड मेंबर हैं, नगरों में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें, ये सारी की सारी किसमें हैं? ये आपकी अब आर्टिकल 243 के अंतर्गत अब इनका गठन हो चुका है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, देखो 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने पहला वाला जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी आया था हमारा। तो कौन सा अनुच्छेद है आप लोगों को पता भी होना चाहिए। देखो ये चीज़ तो बहुत आसान है, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तब बात अलग है, पर आपने अगर थोड़ा बहुत तैयारी करी है तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 368 जो है वो किस चीज़ के लिए है? वो है आपका किसकी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 अलग अलग प्रकार की होती है। इसे हम आगे समझेंगे, इसका अलग से सेपरेट चैप्टर आएगा। ठीक। अनुच्छेद 280 का के लिए फेमस है भाई। इसमें क्या है? आपका है वित्त आयोग की बात होती है। 352 क्या है? इमरजेंसी है। 360 क्या है? वित्तीय आपात है आपका। ठीक। तो ये देखें 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की में क्या है? वित्तीय स्थिरता है, इसलिए क्या लगता है? वित्तीय आपात लगता है। और अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष में क्या करता है? एक वित्त आयोग का स्थापना करता है। तो याद रखें 280 वित्त आयोग, 352 इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय आपात जिसे बोलते हैं, 360 वित्तीय आपात हो गया, 356 राष्ट्रपति शासन होता है, 368 क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की विवेचना करती है? तो आपको क्या बताया था? देखो पहला बताया था ना आपको, देखो पहला बताया था आपका संघ, फिर वेतन, ठीक, फिर शपथ, फिर क्या बताया था? राज्यसभा, फिर क्या बताया था? राज्यसभा के बाद SC ST, फिर बताया था नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, फिर क्या बताया था? शक्तियों का विभाजन। कौन सा शक्तियों का विभाजन क्या आ गया? ये आपका शक्तियों के विभाजन आ गया। ठीक। तो ये कौन सा में आ गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा नंबर आ गया आपका? 7वां। तो आंसर क्या हो गया? C। ठीक है। 8वें में क्या है? भाषा है। तो इसका आंसर हो गया आपका C 7th में। ठीक। तो आप देखें इसका कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 6ठी अनुसूची में क्या है? विभाजन दिया गया है। जो 6वीं अनुसूची है उसमें क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा है। हमने बोला था ना, जो
नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कौन कौन से? असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। 8वीं अनुसूची काय के लिए है? देखो भाषा के लिए है। अब भाषा कितनी है? 22 है। कौन कौन सी है? अभी बताई थी आपको। 21वां संविधान संशोधन में कौन जुड़ी? सिंधी जुड़ी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है, उसमें कौन कौन सी जुड़ी? तो उसमें जुड़ी आपकी कौन सी? 3 भाषाएं जुड़ी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन, उसमें 4 भाषाएं जुड़ती हैं। कौन कौन सी जुड़ती हैं आपकी? BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। नेक्स्ट देखो कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों के गठन के लिए शक्तियों से संबंधित है? क्या 9वीं अनुसूची है या 10वीं है या 11वीं है या 12वीं है? देखो 9वीं की बात हमने किस में करी थी? लैंड रिफॉर्म में करी थी ना, भूमि सुधार। ठीक है, संशोधन नंबर 1 था ये। ठीक है, फर्स्ट संशोधन हुआ था। 10th में क्या है? ये 52वां संविधान संशोधन था। क्या था? दल बदल की बात रही थी। 11वां क्या है? ये कौन सा है आपका? 73वां संविधान संशोधन है। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत। पंचायत देखो यही इसका आंसर निकल के आ गया, पंचायत। और ये है आपका 74वां संविधान संशोधन। इसमें आपके नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें आ जाती हैं आपकी। ठीक, ये देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय राजनीतिक प्रणाली में ग्राम पंचायतों के गठन को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने के पानी जैसे कितने सब्जेक्ट डाले गए? 29 सब्जेक्ट डाले गए। याद रखना, अब पूछा जा सकता है कि जो आपका पंचायतें हैं ना, तो पंचायतों में कितने विषय दिए गए थे? 29 दिए गए थे। अभी तो वर्तमान में अगर आप देखोगे अपने ग्राम में तो 29 में से भूल ही जाओ, आपकी 18 भी, 15 भी, 10 भी अच्छे से मिले हों। पर याद रखने वाली चीज़ है, पढ़ने के लिए है ये किताबों में कि कितने हैं? 29 विषय हैं। दे रहता है आपके स्टेट पे कितने वो विषय देना चाहती है। अब आजकल तो देती तो कुछ है नहीं, पर है कि 29 विषय दिए गए। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संबंधित है। राष्ट्रपति से 32 का कोई रोल है? नहीं। प्रधानमंत्री का कोई रोल है? नहीं। मौलिक अधिकारों के हनन और राज्यपाल का कोई रोल है? नहीं। तो क्या है आपका आंसर? सीधे पहुंचोगे आप अधिकारों के हनन से। कभी कभार तो जो क्वेश्चन बनते हैं, देखो ये PYQ है, आप पूछ देख लो, UKPCS AE 2012 में पूछेगी, बिल्कुल नॉर्मल। इतना तो पता होना चाहिए ना, आप लोगों ने हल्का थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अनुच्छेद 32 किस में आ रहा है? मूल अधिकार में आ रहा है। तो कहाँ आना चाहिए? राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, राज्यपाल का नहीं, तो सीधे आंसर तक पहुंच सकते। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन देते हैं और उसमें क्या है, जल्दबाजी में कभी कभार गलत कर जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है। अभी बताया, देखो क्या है, निर्वाचन हो सकता है क्या? नहीं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन? नहीं। भाषाएं? नहीं। ये भाषाएं कौन सी है? 8th है। पंचायती राज कौन सी है? ये 11th है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है? तो क्या बताया था आपको? अभी मैंने बताया था ना, 48वां आर्टिकल 48 क्या बोल रहा था? कृषि और पशुपालन का संगठन। पर 48 के साथ एक जुड़ता है आपका 42वें संविधान संशोधन, आपका 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था। ठीक, 42वां संविधान संशोधन, उसमें 48A जोड़ा गया। 48A में क्या बात कही गई कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की जो रखा इन्होंने और उनका संरक्षण रखा गया। तो ये किस में रखा गया? आपका आर्टिकल आपका 48A में। तो ये देखिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है। दूसरा अनुच्छेद क्या दिया गया था? 50 दिया गया था। 50 काय के लिए है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कही गई कि कार्यपालिका अलग कार्य करेगी, न्यायपालिका अलग कार्य करेगी। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 45 क्या था कि अनुच्छेद 45 है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया। ये कब किया गया? देखो 45 वाले में 6 वर्ष से कम, ये तब किया गया कि अब क्या है कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा का अधिकार क्या हो गया हमारा? मूल अधिकार। इसको हमने 21A में डाल दिया। तो तब यहाँ क्या करा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बाल्यावस्था की देखरेख के लिए बात करी गई। 40 देखो, आपको पता है कि ग्राम पंचायतों का जो संगठन है उससे संबंधित है आपका क्या? आपका अनुच्छेद 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? ठीक है, आप ये देखिए, ऑप्शन देखिए
कि इन दोनों में से ही एक आंसर हो सकता है 393 या 390। 390 जो है ये निश्चित हो चुका है, इसको हटा दिया गया है। ठीक, तो आंसर हमारे पास सीधे सीधे आ रहा है कि किस उसमें कहा गया है, 393 में कहा गया है। क्यों? 280 में क्या है आपका वित्त आयोग है, 101 में क्या है रिक्तियों का स्थान की पूर्ति है। आंसर देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 393 में क्या उल्लिखित है कि जो भारत का संविधान है, जो संविधान है इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसे भारत का संविधान कह सकते हैं। किसी न किसी कहीं तो लिखा होना चाहिए ना कि हाँ ये जो चीज बनी है ये भारत का संविधान है। किस में लिखा गया है? आर्टिकल 393 में लिखा गया है। ठीक है, और जो अन्य ऑप्शन है आपके 280 और 101, ये क्या है आपका, क्या है वित्त आयोग। 280 कौन करता है वित्त आयोग की स्थापना? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और आर्टिकल 101 क्यों दिया गया है? ये दिया है कि जो आपका स्थानों का रिक्त होना, कोई स्थान रिक्त हो जाता है, जैसे आपकी किसी समिति का अध्यक्ष है, उनका स्थान रिक्त हो गया, का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 101 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2020 में कौन से संघ राज्य क्षेत्र का दूसरे में विलयन हुआ? तो क्या था कि जो 2020 में एक दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनके जो आपके राज्यपाल रहे, जो केंद्र शासित प्रदेश ये रहे, इन्होंने क्या कहा, क्या होना चाहिए कि जो भी प्रशासन हो वो एक तरीके से एक ही जगह चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दूर पड़ रहा था। क्या दिल्ली दूर पड़ता है, फिर एक ही चीज मेन चीज हो जाती है कि जब आपका छोटा आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जनसंख्या कम है, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी। तो जब वो ये रिक्वेस्ट करी गई केंद्र सरकार से, तो उन्होंने इसको तुरंत मान लिया। तो तब क्या हुआ कि जो दमन और दीव है का जो दादर और नगर हवेली, इन दोनों का विलय आपस में कर लिया गया। ठीक है, तो दमन दीव का किस में किया गया? दादर और नगर हवेली में किया गया। तो आप क्या बोलते हैं? हम दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, तो ये देखिए आंसर क्या हो गया आपका, ए इसका आंसर हो गया कि दादर व नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 2019, जो 26 जनवरी 2020 को लागू हो गया। ठीक है, दमन और दीव का दादर और नागर हवेली में विलयन हो गया। तो अब फिर कितने, जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग आपके यूनियन टेरिटरी बन गए थे, तो तब हमारे कितने हो गए थे आपके टोटल संघ राज्य क्षेत्र? तब हो गए थे 9। ठीक है, पर इसमें से क्या हुआ कि दादर नगर हवेली और दमन ये दोनों पहले अलग अलग थे, अब ये एक हो गए, तो फिर कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है हमारे पास। देखें कि अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया? क्या चंडीगढ़ को? चंडीगढ़ पहले से शामिल है, चंडीगढ़ आपका दिल्ली पहले से शामिल है, पुदुचेरी पहले से शामिल है। तो कौन सी हुआ था 2019 में? जम्मू एंड कश्मीर को 370 जो धारा थे उसके कुछ उपबंधों को हटा दिया गया था। ठीक, ये देखिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, क्या नाम दिया गया उसका कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ आपका? 2019 में। कब? 5 अगस्त को। ठीक, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, एक क्या था, पहला क्या था जम्मू और कश्मीर, दूसरा था लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया। अर्थात जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या है देखो, और इसमें से भी एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी कि जम्मू और कश्मीर वाला एरिया है ना, ये कैसा केंद्र शासित प्रदेश है? जैसा दिल्ली है, मतलब आप इनका सूबे का मुख्यमंत्री होगा, पर पूरा का पूरा अधिकार इनका नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेकुलर स्टेट, एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? इसकी अवधारणा क्या है? इसकी अवधारणा देखो, पहला ऑप्शन है प्रमोट रिलीजियस, धर्मों को प्रोत्साहित करता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिमोट्स रिलीजन, धर्मों को हतोत्साहित करता है? नहीं। इंटीग्रेट्स रिलीजन, धर्मों को एकीकृत करता है? नहीं। ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको एक होना है, ये भी बिल्कुल सब, ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो गए। देखो, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, ये बिल्कुल सही आंसर है कि जो एक सेकुलर स्टेट होगा ना, उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। किसमें? धर्मों में। उसके तरफ से क्या है कि धर्म, भैया धर्म को बिल्कुल सेपरेट रखा जाए, धर्म अलग मैटर है, हम राज्य अलग देखेंगे। ठीक, तो ये देखो, पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य का अपना कोई विशेष क्या होता है? धर्म नहीं होता है, बल्कि वह धर्मों के प्रति क्या रहता है? तटस्थ रहता है। मतलब उसके लिए हिंदू भी उतना ही इंपॉर्टेंट, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जितने जैन, पारसी जितने भी हैं हमारे। ठीक, अरुणा राय बनाम भारत संघवाद में 2002 न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने यह कहा था कि पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है
जिसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान एवं आदर भाव होना चाहिए और उनके प्रति आदर की भावना का बीज पैदा करता है। क्या करता है कि भाई हाँ, कि आपका धर्म भी इम्पोर्टेंट, आपका भी इम्पोर्टेंट, सबका जितने भी जो धर्म है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा जो पंथ निरपेक्ष, जैसे फ्रांस है, तो फ्रांस क्या है आपका, वो प्रॉपर धर्म, जो वो क्या है, धर्मों के प्रति बिल्कुल तटस्थ है, उसको कोई मतलब नहीं है। पर हमारा जो भारतीय जो पंथ निरपेक्ष राज्य है वो सकारात्मक है कि सब अच्छी चीजों को लेना वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है। आधारभूत ढांचे की कल्पना कब की गई थी? 1973 में। कौन से वाले वाद में? याद कीजिए, किसमें? केशवानंद भारती। ठीक। और केरल, जो केशवानंद भारती बनाम केरल का में हुई थी। और सबसे बड़ी बात थी कि उसमें सबसे आज तक की भारत की सबसे बड़ी आपकी खंडपीठ, 13 जजों की खंडपीठ बैठी थी। ठीक है, उस डिसीजन के लिए। तो क्या था कि भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा देखो, उद्देशिका तो है ही, मौलिक अधिकार भी है, न्यायिक समीक्षा भी है। मौलिक कर्तव्य क्या है कि मौलिक कर्तव्य जो है ये तो बाद में जुड़े। तो ठीक, तो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन माननीय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के वाद में किया और कहा कि उद्देशिका आधारभूत ढांचा है, मतलब जो हमारी प्रस्तावना है। तथा न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय समय समय पर यह निर्धारित करेगा कि आधारभूत ढांचे में क्या क्या आएगा। इसका मतलब क्या है कि न्यायालय ने ये अधिकार अपने पास रखा है कि हम विवेचना करेंगे कि कौन सा मूल आपका मूल ढांचे में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। अभी तक उच्चतम न्यायालय ने देखो, न्यायिक समीक्षा एक हो गया आपका, ठीक है, आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, मूल अधिकार हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गई, संविधान की सर्वोच्चता हो गई और कानून का शासन। इसको अभी तक क्या कहा है, हमारा संविधान का आधारभूत मूल ढांचा कहा है। और इसके बाद भी वो किसी को भी कह सकता है, क्योंकि इसके जो अधिकार क्षेत्र है मूल ढांचे को परिभाषित करने का, वो किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत संघ की भाषा राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी, नीत है, किस आर्टिकल में है? तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? देखो, इसमें 341 और 342 तो हो नहीं सकता। ठीक। कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारी भाषा? भाषा होती है 343 से शुरू, और इसमें ये भी दिया गया है 344। तो आपको याद रखना है कि जो 343 ए है, इसमें क्या कहा गया है कि संघ यह उपबंध करता है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 341 की अगर हम बात करते हैं तो किससे संबंधित है ये? अनुसूचित जातियों से संबंधित है। ये किससे है? एससी से संबंधित है। ठीक है। और जो 342 है ये एसटी से संबंधित है, ये एससी से संबंधित है। 300 ये दोनों भाषा से संबंधित है। उसमें भी 343 ए जो ए है, जो मतलब 1 है, वो किससे उपबंध करता है कि जो हिंदी और लिपि देवनागरी हमारी राजभाषा होगी। ठीक है। 344 में क्या है कि हमारा जो भाषा, जो हमारा वो है ना, राजभाषा आयोग बनाने की बात कही गई है। ठीक है। तो देखो, 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति से संबंधित क्या है? अनुच्छेद 344। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी है भैया? तो ये हैं आपकी 12। मूल संविधान की अगर भारतीय मूल संविधान की बात करता तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक। और इसमें 4 जुड़ी हैं। तो 4 कौन कौन सी जुड़ी हैं मैंने आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन में फिर आएगा, फिर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो कि भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या थी। क्या पूछ रहा है? देखना है सबसे पहले, क्या देखना? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ओरिजिनल में क्या थे? देखो, अनुच्छेद आज भी उतने ही हैं जितने पहले थे। कितने? 395। 395 यहाँ भी है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये 395 यहाँ भी है। 7 अनुसूचियां कभी रही? नहीं रही। स्टार्टिंग से ही कितनी रही? 8 रही। तो कहाँ आंसर में पहुंच गए आप? ए। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अब देखते हैं कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद रहे? 395 रहे, 8 अनुसूचियां रही। ठीक बात है। वर्तमान समय में भी देखो, अनुच्छेद तो 395 ही हैं, पर अनुसूचियां 4 और जुड़ गई हैं। तो कितनी हो गई टोटल? 12 हो गई। अब देखते हैं जो 90वीं अनुसूची है ना, ये जुड़ी आपकी कब? प्रथम संविधान संशोधन में। ठीक है। और इसमें क्या रखा गया? इसमें जो सब्जेक्ट रखा गया वो रखा गया लैंड रिफॉर्म, जिसे बोलते हैं भूमि सुधार। तो याद रखना, भूमि सुधार कौन से शेड्यूल में है आपके? वो आपका 9th शेड्यूल में है। और
इस किसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। दूसरी जो सूची जोड़ी गई उसके बाद 10वीं अनुसूची, ये किस लिए जोड़ी गई? आपके जो दल बदल कानून है ना, उसके लिए जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1985 में जोड़ी गई। संविधान संशोधन नंबर 52 याद रखना है आप लोगों को। फिर तीसरा आया आपका जो 11वीं अनुसूची जोड़ी, वो कब जोड़ी? 1992 में। ठीक, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका 12वीं अनुसूची जुड़ी, कब जुड़ी? 74वें संविधान संशोधन से 1992 में ही। तो 11वीं और 12वीं कब जुड़ी? आपकी 1992 में। फिर आपको याद रखना है, देखो 9वीं 1951 में और 10वीं कब? 1985 में। ठीक, आपकी 11वीं और 12वीं कब जुड़ी? 1992 में। तो आपको इन चीज़ों से याद भी करते चलना है। देखो ये पूछा जाता है। देखो आपका नाइन्थ कब जुड़ी? 9th 10th 11 और 12। तो याद कैसे रखोगे? देखो ये फर्स्ट, इस आप छोटे छोटे नोट बनाओ। देखो फर्स्ट, ठीक, उसके बाद क्या? ये आपका फर्स्ट से आप याद रखना, फर्स्ट संविधान संशोधन है, किससे है? लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। ठीक है, कब जुड़ी है? 1951। ठीक, दूसरा क्या है? कब जुड़ी? 1985 में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, किससे संबंधित है? दल बदल से है। ठीक है, तो ठीक छोटा छोटा लिखो, याद रखो, याद आ जाएगा आपको। 11वां क्या है? देखो 73वें संविधान संशोधन से कब? 1992। ये भी आपका 1992। ये कब? 74वां। क्या है? ये ग्राम है। ये क्या है? ये नगर है। तो इस छोटे से आप ऐसे करके याद करके रख सकते हैं। बहुत बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे की पॉइंट से याद रखो। बहुत सिलेबस बहुत बड़ा है, एक यही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आप लोगों को। नेक्स्ट देखो कि 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार, ठीक, जो 2019 में आया था, सीए जिसको हम बोल रहे थे, देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, उसके बाद पहले बिल आया था, देखो सीएबी आया था पहले, फिर वो पास हो गया, तब क्या बन गया? वो एक्ट बन गया। ठीक, तो आपको पता होगा बिल और एक्ट में जो डिफरेंट क्या होता है। बिल तब तक होता है जब तक बिल तो आया है, जब पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। ठीक, देखो तो कौन कौन से देश हैं इसमें जो जोड़े थे? तो 3 देशों की उस समय बात हो रही थी ना। श्रीलंका हट गया था, श्रीलंका तो था ही नहीं उसमें। कौन कौन से थे? जहां आपके मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम जनजातियां ज़्यादा हैं। ठीक, अफगानिस्तान हो गया एक, बांग्लादेश हो गया और आपका हो गया पाकिस्तान हो गया। तो इसमें से क्या पूछ रहा था? कौन सा अर्हित नहीं है, मतलब तो ये 3 तो हैं, तो श्रीलंका नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। देखो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले कौन से देश? अफगानिस्तान 1, बांग्लादेश 2 और तीसरा क्या था? पाकिस्तान से भारत आए कितने लोगों को, कितने धर्म के लोगों को? देखो 1, हिंदू, बौद्ध, जैनी, पारसी, ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? देखो कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध है। अभी हमने देखा था कि देखो 9वीं भूमि सुधार, 10वीं क्या थी? दल बदल। तो क्या आंसर हो गया आपका? ए, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित क्या है आपकी? 10th शेड्यूल है। ठीक, अभी पंचायती राज कौन सा था? 11। लैंड रिफॉर्म कौन सा है आपका? 9। लैंग्वेज की कौन सी है? 8। तो इस तरीके से याद करते चलना कि आपको पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। और कौन से संविधान संशोधन से? 52वें संविधान संशोधन से। ठीक है, ये गलत लिखा गया है आपका, 1935 नहीं, 1985। ठीक, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, 1985 करना है इसे आप। नेक्स्ट क्या है? देखो भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। अब जो शिक्षा है ना, मतलब शिक्षा सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो सम्मिलित किस में किया गया है? क्या ये संघीय सूची में है? क्या ये राज्य सूची में है? क्या ये समवर्ती सूची में है? क्या ये अवशिष्ट सूची में है? अवशिष्ट सूची में हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? देखो आपने देखा होगा आपके स्टेट की जो भी स्कूल है उसमें कौन सी इस किताबें चलेंगी, क्या आपका सिलेबस चलेगा, कौन तय करता है? राज्य तय करता है। ठीक बात है। अब प्राइमरी शिक्षा जैसे है तो उसमें केंद्र भी तय करता है कि यार प्राइमरी के बच्चों को क्या देना है। तो अब आप ये देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं या किसी भी स्कूल की बात करते हैं, क्यों हमारे आपके क्षेत्रों में देखना कि कोई इंटर कॉलेज होगा, वो आज वो पीएम श्री बन गया है, अटल उत्कृष्ट आपका इंटर कॉलेज बन गया है। तो कैसे बन रहा है वो? अगर वो सिर्फ उस पर स्टेट का अधिकार होता तो क्या वो बन पाता? क्या केंद्र उस पर हस्तक्षेप कर पाता? नहीं कर पाता ना।
तो इसका मतलब ये सिर्फ राज्य सूची की बात तो है नहीं और ये सिर्फ संघीय सूची की भी बात नहीं है। तो क्या होना चाहिए? इन दोनों का मिला-जुला रूप किसमें होता है? समवर्ती सूची में होता है। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? सी, द कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, समवर्ती सूची में। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो शिक्षा थी पहले, जो शिक्षा था, तो शिक्षा को किसमें दे दिया गया था? स्टेट में दे दिया गया था, कि राज्य सूची में दे दिया गया था कि राज्य सरकार अपने शिक्षा के कानून, नियम सब कुछ बनाए। फिर तब देखा गया कि पूरे अगर भारत को आगे बढ़ाना है, तो उसमें केंद्र का रोल भी तो रहेगा कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है। तो तब क्या किया गया कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें से राज्य से शिक्षा को वापस लेकर के कि शिक्षा आपका सिंगल सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इस सब्जेक्ट को हम दोनों देखेंगे। कौन-कौन देखेगा? राज्य भी देखेगा और केंद्र भी देखेगा। तो समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया राज्य से निकाल करके। ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? समवर्ती सूची। तो इस तरीके से आप याद करते हुए चलना कि देखो, आप एग्जाम्पल देखोगे, आसपास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से इसमें केंद्र का भी लग रहा है और किसका भी लग रहा है, राज्य का भी लग रहा है, इसलिए ये समवर्ती सूची में शामिल हो सकता है या समवर्ती सूची में इसे होना चाहिए। देखो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान है। समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 47 विषय मूल संविधान में रखे गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, क्या क्या थे उस समय? पहले एक तो शिक्षा था, फिर वन था। देखो अब इस क्यों रखा गया होगा वन? राज्य बोलेगा भैया मुझे विकास करने में सारे वन काट दूंगा, सारे वनों का हम वो कर देंगे, तो नहीं, बिल्कुल रुक जाएगा। अभी आपने देखा होगा अरावली डिस्प्यूट चल रहा था, तो अगर चाहते तो केंद्र सरकार उसमें चाहती या राज्य सरकार उसमें चाहती, राज्य सरकार बोलती कि नहीं इसे हटाना है। क्यों सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें हो गया? क्योंकि क्या है, वो समवर्ती सूची का सब्जेक्ट रहा। ठीक है, वन, देखो शिक्षा, नाप तौल, वन्य जीवों का आपका और पक्षियों का संरक्षण। आपने देखा होगा अब नेशनल पार्क हैं तो वो स्टेट के अंतर्गत बने होते हैं, पर उसमें सारा का सारा पैसा कहाँ से आता है? केंद्र से आता है। तो देखता कौन है, उसकी देखरेख कौन करता है? नेशनल भी करता है, जो आपका केंद्र भी करता है और स्टेट भी करता है। तो किस में आ जाता है संरक्षण? उसमें आ जाता है न्याय का प्रशासन। अब समवर्ती सूची में सूची के विषय हैं। ठीक है, तो अब याद रखना है आपको कि पहले कितने थे? 47 थे। फिर 42वें संविधान संशोधन में 5 विषयों को किस में रखा गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कहाँ से निकाल करके? स्टेट से निकाल करके। नहीं, कि इसमें केंद्र का भी प्रभाव होना चाहिए। नहीं तो क्या होता कि केंद्र कोई नियम बनाता, वन से संबंधित कोई नियम बनाता या शिक्षा से संबंधित कोई नियम बनाता, स्टेट नहीं मानता उसको, तो आप समवर्ती सूची में डाल दिया तो उसे मानना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है क्या? इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, क्या करता है? द यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। तो क्या हो गया इसका आंसर? ए। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का क्या है? वर्णन दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम, नागरिकता की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय विधि में सुसंगत है। देखो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो जो नागरिकता है, क्या इसकी अवधारणा जो है ना, वो अंतरराष्ट्रीय विधि में सुसंगत है। अंतरराष्ट्रीय विधि तो ये भी बोल देगी कि सबका आना जाना इधर उधर सब जगह होना चाहिए। मानव है, मानव के लिए कहीं प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या? क्या हमारी जो नागरिकता है, ऐसा है हम किसी भी ऐसे देश में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्या हम अपने ही जैसे हमारी नागरिकता है तो हम अमेरिका में जा करके उनकी नागरिकता, अपनी नागरिकता का गुणगान करके क्या उनके यहाँ उनको चैलेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि तो हो ही नहीं सकती है। तो क्या है, सुसंगत है क्या? बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, नागरिकता की अवधारणा राष्ट्रीय विधि के लिए असंगत है। नहीं भाई, जो नागरिकता की अवधारणा है हमने बनाई ही अपने लिए है, अपने नेशन के लिए। हमारा नेशन फर्स्ट वाली हम बात कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र पहले। हम अपने ही नागरिक को राष्ट्रपति बनाएंगे, अपने ही नागरिक को पीएम बनाएंगे, अपने ही नागरिक को नौकरी देंगे। तो ये क्या है कि के लिए असंगत है क्या? नहीं ना, असंगत थोड़ी है, ये तो संगत है। ठीक, तो ये भी इसका गलत है। तीसरा देखते हैं कि नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विधि दोनों के लिए सुसंगत है। देखो जब ये दोनों गलत हैं तो ये भी तो आपका गलत होगा कि ये क्या बोल रहा है, सुसंगत है। वो भी ये जब ये सुसंगत नहीं है, ये असंगत नहीं है, ये सुसंगत कैसे हो सकता है? अब देखो नीचे क्या दिया है कि नागरिकता की अवधारणा राष्ट्रीय विधि के लिए असंगत है। ये बिल्कुल ठीक बात है। क्या है? असंगत है कि भाई नहीं हो सकता।
हमारा जो नागरिक है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है, अमेरिका के नागरिक की अमेरिका के लिए प्रायोरिटी होगी या उसके देश के लिए प्रायोरिटी होगी, तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नागरिकता की जो अवधारणा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए असंगत है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं काम करेगी, हमारे देश है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपने हिसाब से नागरिकता तय करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अब देखो, नागरिकता व्यक्ति तथा राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंध को निर्दिष्ट करती है। नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए असंगत होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं चलेगी इसमें। हमारा देश हम पहले, दूसरे का देश दूसरे, उसके लिए पहले। नागरिक राज्य के सभी सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों को धारण करता है। हाँ भाई, हमारा नागरिक है तो हमारा नागरिक ही, देखो हमने आपने देखा होगा राष्ट्रपति की बनने की आपने अर्हता देखी होंगी, प्रधानमंत्री बनने की, किसी भी देश में, कि हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी दूसरे देश का नागरिक है ना वो यहाँ भी आपका प्रधानमंत्री बन सकता है, तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अब देखो, आरक्षण की व्यवस्था वाली बात कर रहा है, किस में बोल रहा है? पंचायत में बात कर रहा है, तो किस में दिया गया है? ये दिया गया है अब देखो 243 शब्द दिया गया ना, 243 ABCD, तो क्या है इसमें, कौन सा होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए आपका जो आर्टिकल 243D है ना, ये काहे के लिए है आपका? ये है आपका कि जो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। कितने % की बात की गई है? 33% की बात की गई है। पर हमारा जो स्टेट है वो कितना देता है? 50% देता है। कब से देता है? 2008 से। कौन थे मुख्यमंत्री? भुवन चंद्र खंडूड़ी जी। ठीक, ये देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था, ठीक, कौन से संविधान संशोधन में? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में की गई है। अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 स्थान, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। और ऐसे इस स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे। मतलब आज ये तो पता होगा चक्रानुक्रम, आज ये वाली सीट आपकी, ये वाली महिला सीट हो गई, ये ST वाली भी महिला सीट हो गई, ये SC, ये जनरल वाली ये महिला सीट हो गई। तो ये क्या करते हैं कि मतलब कभी बदल देते हैं ना। आपने देखा होगा कि आज हमारी वाली सीट, जैसे हम बोलेंगे कि हमारी सीट आज क्या है, महिला आरक्षित है, ये जनरल है जिसमें अभी कोई भी लड़ सकता है, या ST में भी महिला है, या SC में भी महिला सीट आ गई है, तो ये है। और 243A किसकी बात कर रहा है? ये आपका ऑप्शन A दिया था, इकाई का है कि ग्राम सभा, और जो आपका B है वो क्या है? पंचायतों का गठन, और जो C है वो पंचायतों की संरचना की बात कर रहा है, और D किसकी बात कर रहा है? महिला आरक्षण की बात कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये हमने देखा भी था। साक्षरता से है क्या? नहीं। स्वास्थ्य से है? नहीं। खाद्य सुरक्षा से? नहीं। किससे है? अनटचेबिलिटी रिमूवल, मतलब अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित है। इसके बाद कौन सा अनुच्छेद आता है? 18। वो क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है, उसके बाद 19 हो जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार शुरू हो जाता है हमारा वहां से। नेक्स्ट देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब जो दंड प्रक्रिया संहिता को निम्नलिखित सूचियों में से किस सूची में शामिल किया गया है? देखो, दंड कौन देता है? आपने देखा है कि स्टेट भी बोलता है कि अगर आपने ये नियम तोड़ा तो हम दंड लगा देंगे। क्या पता किसी दूसरे स्टेट में उसके लिए वो दंड ना हो। ठीक, तो क्या है? तो इसका मतलब स्टेट तो दे सकता है, इसका मतलब राज्य में तो है ही। संघ सूची तो दंड देती ही है। तो इसमें क्या, इसको तो केंद्र भी दंड देता है, राज्य भी दंड देता है, तो इन दोनों का अगर मिला जुला रूप देखेंगे तो किस में आ जाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा, मतलब समवर्ती सूची में आ जाएगा। तो भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 2 में निहित है, जिस पर संसद तथा राज्य विधान मंडल दोनों विधि निर्मित कर सकती है। तो जब दोनों विधि निर्मित कर सकती है तो किस में आना चाहिए? ये आना चाहिए आपका समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? पहले देखो, अभी अगर वर्तमान स्थिति है तो वर्तमान स्थिति में क्या है? वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, पर इससे पहले एक बात हुआ था कि जो था आपका बेरुवादी मामला, उसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर जब दोबारा विवेचना की गई
1973 में जब विवेचना हुई तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने जो निर्णय है उसको पलटते हुए कहा गया कि नहीं, हमसे पहले जो गलती हुई थी हम उसे सुधारते हुए कह रहे हैं कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। तो इसमें क्या रहा, 2 वाद आपको याद रखने हैं, एक वाद रखना है बेड़ूवादी और एक आपने केशवानंद भारती। तो संविधान जो है वो भाग नहीं है किसका, उद्देशिका का भाग नहीं है, वो किसमें कहा गया था, बेरुवारी मामला में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका ए। पर अगर कभी पूछ लिया गया कि किस मामले में कहा गया, उद्देशिका संविधान का ही भाग है, तो किसमें कहा गया था, 1973 केशवानंद भारती वाद में। तो अब देखें कि बेरुवादी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स बनाम भारत संघ 1960 में सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। पर उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने वाद में न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का ही भाग है तथा मूल अवसंरचना भी है। मतलब क्या, एक तो बोल दिया कि संविधान का भाग है, ठीक, दूसरी चीज क्या बोल दिया, मूल अवसंरचना है, मतलब बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, स्ट्रक्चर है, वो है क्या, उद्देशिका है, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1992 जो हुआ था, तो इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट वाद में न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। 1992 में भी फिर क्या बोला कि भाग है। फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में मानव गरिमा के साथ जीवन प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार कहा गया। किस वाले में, मेनका गांधी वाले में। ठीक है, तो याद रखना कि जो भी आपका ये आएगा ना, उद्देशिका संविधान का भाग है नहीं है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है। देखो, बेरुवादी 1, केशवानंद भारती 2 और कौन सा, बोम्मईवाद। तो बोम्मईवाद में भी क्या कहा गया था, सेम चीज दोहराई थी, किसमें, जो आप उन्होंने पहले अपना रख दिया था कि नहीं, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा और इसे हम चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा। तो ये इसका आंसर हो गया आपका ए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारत की राज्य व्यवस्था के सेकंड चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू करे। अभी भी इसमें कुछ एमसीक्यू बच रहे हैं, उसे हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और परीक्षा उन्मुख लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही PYQ आधारित क्लियर कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस के लिए उत्तराखंड स्टडी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल, डाउट या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका सवाल ही हमारी अगली क्लास का आधार बनेगा। अगले वीडियो में हम इसी यूनिट के बचे हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए उत्तराखंड स्टडी जंक्शन के साथ। धन्यवाद।